नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं इतिहास विषय के अंतर्गत दूसरे पाठ के दूसरे भाग की शुरुआत करेंगे। दूसरे पाठ का नाम है शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत। इसके पहले वाले वीडियो में हमने भारत में कौन कौन से राजाओं ने कहां कहां पर राज्य किया और इसके साथ ही साथ पश्चिम दिशा से भारत पर हुए आक्रमण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारत में कहां कहां पर कौन कौन से शासकों ने राज्य किया, उनमें से कुछ शासकों और उनके राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सुल्तान शाही राज्य के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, उत्तर की सुल्तान शाही ईस्वी सन 1175 और 1178 में अफगानिस्तान के गोर सुल्तान मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। कई प्रदेशों को जीतकर उन पर अपना अधिकार कर लिया। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप मोहम्मद गोरी का नाम पिछले वीडियो में भी सुने हैं, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो लड़ाइयाँ हुई थी, जिनमें पहली लड़ाई में मोहम्मद गोरी की हार होती है और दूसरी लड़ाई में अधिक सेनाओं के साथ, अधिक शक्ति के साथ पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करता है मोहम्मद गोरी और युद्ध जीत जाता है। और इस प्रकार मोहम्मद गोरी सुल्तान बनता है या शासक बनता है, यहाँ पे राजा बनता है दिल्ली का। मोहम्मद गोरी भारत के कई प्रदेशों को जीतकर उन पर अपना अधिकार कर लेता है और इसके साथ ही साथ दिल्ली का शासक यानी राजा बनता है। और दूर के प्रदेशों को, जो भारत दिल्ली से दूर के प्रदेशों को जीतता है, वहाँ पर वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सेनापति के रूप में अपने शासन कार्य चलाने के लिए नियुक्त करता है। और यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, यह मोहम्मद गोरी के नियम कानून के अनुसार एकदम अच्छे प्रकार से काम करता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है। यहाँ पर देखिए आप सभी, ईस्वी सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। ईस्वी सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ईस्वी सन 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, तब उस समय सेनापति के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक अच्छे प्रकार से काम करता रहता है और इसी बीच उसको मौका मिलता है, वह अपने वश में वहाँ की सेनाओं को करता है और दिल्ली का शासक यानी राजा बन जाता है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम रहता है, उसके अधीन काम करने वाला एक सेनापति रहता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर वह दिल्ली का शासक बन जाता है और 1206 ईस्वी सन में वह शासक बनता है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। उसके बाद 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान बनता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ऐसा शासक रहता है कि वह विस्तृत राज्यपाट को संभाल नहीं पाता है, अच्छे प्रकार से शासन व्यवस्था को नहीं देख पाता है। उसके शासनकाल में बहुत सारी गलत काम किए जाते हैं। उनके इब्राहिम लोदी के अंदर बहुत सारी बुराइयां होने के कारण उसके बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं, बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। इससे परेशान होकर पंजाब का सरदार, जिसका नाम होता है दौलत खान जिसका नाम होता है दौलत खान लोदी। यहाँ पे देखिए, पंजाब का सरदार दौलत खान लोदी परेशान होकर वह काबुल के मुगल सत्ताधीश बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बुलाता है। इस बात को अच्छे से समझिए, जब दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी के शासनकाल से परेशान हो जाता है, तो वह काबुल के मुगल सत्ताधीश बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बुलाता है। बाबर आता है, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करके उसको हरा देता है। इस प्रकार सुल्तान शाही का अंत होता है और
मुगल साम्राज्य का प्रवेश हमारे भारत देश में होता है। तो अब हम चलिए इसके बाद देखते हैं भारत देश में विजयनगर राज्य। विजयनगर राज्य देखते हैं यहाँ पर, दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण भारत में विद्रोह से विजयनगर और बहमनी दो शक्तिशाली राज्यों का दक्षिण में उदय होता है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। मोहम्मद तुगलक दिल्ली का शासक होता है, राजा होता है, और दक्षिण भारत में जो सरदार होते हैं, जो राजघराने के लोग होते हैं, वह मोहम्मद तुगलक के बातों को नहीं मानते हैं। उस मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाए गए नियम कानून को नहीं मानते हैं। मोहम्मद तुगलक की जो वहाँ पे सेनाएं होती हैं, जो सेनापति होते हैं, उनसे बार बार लड़ाई करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में दिल्ली के सरकार के विरुद्ध विद्रोह होता है, और इसी विद्रोह का फायदा उठाकर यहाँ पर देखिए सुल्तान शाही में, जब सुल्तान शाही का राज होता है, उस समय इस सुल्तान शाही के शासनकाल में दिल्ली में बुक्का और हरिहर दो भाई होते हैं जो सेना के सरदार पद पर कार्यरत होते हैं। और जब मोहम्मद तुगलक का कार्यकाल आता है, जब ये दोनों बुक्का और हरिहर देखते हैं दिल्ली के शासन को दक्षिण भारत के लोग नहीं मानते हैं, इस बात का फायदा उठाकर बुक्का और हरिहर दक्षिण भारत में जाते हैं, वहाँ के लोगों के फेवर में बात करते हैं, वहाँ के लोगों को अपने साथ लेते हैं और वहाँ पर दक्षिण भारत में विद्रोह कर देते हैं और दो राज्यों का निर्माण करते हैं, एक विजयनगर और एक बहमनी राज्य। दो राज्यों का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम विजयनगर के बारे में और कुछ जानते हैं। और जब हरिहर और बुक्का दो सगे भाई सुल्तान शाही में दिल्ली में सेना सरदार पद पर थे, ये मैंने आपको बताया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हैं दोनों भाई। ईस्वी सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का दोनों भाई। और इस प्रकार जो विजयनगर राज्य बनता है, तो उस राज्य की जो राजधानी इस समय वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में एक नगर है हम्पी नगर। यह हम्पी नगर आज भी है। इस हम्पी नगर को विजयनगर की राजधानी बनाते हैं। इस प्रकार विजयनगर का प्रथम शासक या राजा हरिहर बनता है। हरिहर विजयनगर का प्रथम शासक बन जाता है। हरिहर शासन करता है। हरिहर के बाद हरिहर का भाई बुक्का विजयनगर का शासक बनता है, राजा बनता है। और बुक्का विजयनगर के क्षेत्र को रामेश्वर तक फैलाता है। रामेश्वर विजयनगर के बगल में है, उसके वहाँ के राजा को हराकर बुक्का विजयनगर का विस्तार करता है, विजयनगर का क्षेत्र बढ़ाता है। उसके बाद हम देखते हैं कृष्णदेव राय। हमने पढ़ा अभी विजयनगर राज्य के बारे में। अब कृष्णदेव राय शासक हैं, राजा हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ईस्वी सन 1509 ईस्वी में कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक बनते हैं। कृष्णदेव जी ईस्वी सन 1509 ईस्वी में विजयनगर राज्य का शासक बनते हैं और विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लेते हैं। कौन? कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में शासक बनते हैं और शासक बनने के बाद विजयनगर और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लेते हैं। उसके बाद बहमनी सुल्तान महमूद शाह द्वारा 31 सुल्तानों की सेना को कृष्णदेव राय ने पराजित किया। ध्यान दीजिए, ये विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य दोनों आपस अगल बगल ही रहते हैं और दोनों का निर्माण एक साथ ही हुआ रहता है। तो दोनों राज्यों के राजाओं के बीच अक्सर युद्ध हुआ करते थे। जब कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा हुए बुक्का के बाद, तब उस समय बहमनी राज्य का शासक, यह जो शासक था बहमनी राज्य का महमूद शाह, इसने क्या किया? महमूद शाह ने दूसरे सुल्तानों की, दूसरे राजाओं की से मदद मांगकर वहां की सेनाओं को इकट्ठा करता है। तो उसके बाद बहुत बड़ी सेना हो जाती है। उसके बाद वह कृष्णदेव राय पर हमला करता है, आक्रमण करता है, भीषण युद्ध होता है। उस भीषण युद्ध में कृष्णदेव राय
महमूद शाह को हरा देते हैं और अपने राज्य को और बड़ा बना देते हैं। इस प्रकार कृष्णदेव राय ने अपने राज्य को उड़ीसा के कटक से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम में गोवा राज्य तक विस्तार करते हैं और उत्तर में रायचूर से लेकर हिंद महासागर तक विजयनगर राज्य का विस्तार करते हैं। विजयनगर राज्य को और बड़ा बना देते हैं। अगल बगल के राजाओं को जीतकर उनके राज्यों को भी अपने राज्य में मिला लेते हैं। ये जो कृष्णदेव राय ये राजा होते हैं, ये बहुत ही विद्वान राजा थे। ये तमिल भाषा के बहुत ही जानकार थे। इन्होंने तमिल भाषा में एक विख्यात ग्रंथ की रचना की जिसका संबंध राजनीति से था और उस ग्रंथ का नाम यहाँ पर देखिए आमुक्त माल्यादा नामक ग्रंथ की रचना करते हैं कौन? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में विजयनगर में हजारों राम मंदिर और विठल मंदिरों का निर्माण करते हैं। फिर से ध्यान दीजिए आप कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय ईस्वी सन 1509 ईस्वी में विजयनगर का राजा बनते हैं और राजा बनने के बाद विजयवाड़ा और मराठ महेंद्र प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिलाते हैं और बहमनी के सुल्तान महमूद शाह द्वारा एकत्रित की गई सुल्तानों की भारी सेना को पराजित करके अपने राज्य का विस्तार पूर्व में कटक से लेकर पश्चिम में गोवा तक और उत्तर में रायचूर से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला देते हैं, मतलब विस्तार करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर की जो सत्ता थी, या हम कह सकते हैं कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर का राजा बनते हैं राम राय। राम राय अपने शासन में विजयनगर को अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं और विजयनगर की जो ताकत है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। इस बात का फायदा उठाकर बहमनी राज्य के राजा और दूसरे सुल्तानों से मदद मांगकर किससे मदद मांगते हैं? आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, वरीद शाही, ये सारे राजवंश के राजा एक साथ मिलकर विजयनगर के वर्तमान राजा राम राय पर ईस्वी सन 1565 में युद्ध करते हैं और भयंकर युद्ध दोनों के बीच होता है। एक तरफ राम राय और दूसरी तरफ आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और वरीद शाही की सेनाएं। भयंकर युद्ध के बाद राम राय की हार होती है। इस प्रकार विजयनगर पर फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अब हम आगे चलते हैं बहमनी राज्य की तरफ। बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य दोनों की स्थापना साथ में हुई थी। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण के सरदारों द्वारा विद्रोह करने के बाद हुई थी। और तो विजयनगर का शासक बनते हैं, पहले कौन बनता है? हरिहर बनते हैं और हरिहर और बुक्का दोनों मुख्य रोल निभाते हैं विजयनगर राज्य की स्थापना में। अब हम देखते हैं बहमनी राज्य। मोहम्मद तुगलक का अस्तित्व समाप्त करने के लिए दक्षिण के सरदारों ने विरोध किया। किसका विरोध किया? मोहम्मद तुगलक का विरोध करते हैं दक्षिण के सरदार। और सरदारों का प्रमुख, उस समय सरदारों का प्रमुख होता है हसन गंगू। हसन गंगू दिल्ली के सुल्तान की सेना को पराजित करके ईस्वी सन 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना करके बहमनी राज्य का राजा बनता है और गुलबर्गा को बहमनी राज्य की राजधानी बनाता है। अब फिर से ध्यान दीजिए, मोहम्मद तुगलक का विरोध साथ में होता है दक्षिण में। दो शक्तिशाली राज्यों का उदय होता है, विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य। विजयनगर राज्य के बारे में अभी आप लोगों ने जाना। और बहमनी राज्य का बनाने का मुख्य जो व्यक्ति था वह था हसन गंगू। हसन गंगू के नेतृत्व में वहाँ के लोगों ने दिल्ली के मोहम्मद तुगलक का विरोध करते हैं और बहमनी राज्य का निर्माण होने पर हसन गंगू बहमनी राज्य का प्रथम शासक बनता है 1347 ईस्वी में और बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा को बनाता है। अब आगे हम देखते हैं महमूद गवाह। यह महमूद गवाह शासक है। महमूद गवाह बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यशाली बनाने वाला एक प्रमुख वजीर और उत्तम शासक होता है। बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से बहुत अधिक मजबूत, मतलब धन दौलत की दृष्टि से बहुत अधिक शक्तिशाली बनाता है और साथ ही साथ यह सेना में अच्छे प्रकार के अनुशासन का निर्माण करता है।
सभी सेनाओं को अनुशासन में रहने का और अनुशासन में कार्य करने का, और साथ ही सेनाओं के माध्यम से वह अपने राज्य में अनुशासन की भावना सभी व्यक्तियों के अंदर निर्माण करता है। यह महमूद गवाह पहले सेनाओं को जागीर दी जाती थी, वेतन के रूप में जमीनें दी जाती थी, लेकिन जब महमूद गवाह शासक होता है तो सैनिकों को यह मुद्राएं देता था, मतलब वेतन के रूप में उस समय चलने वाली मुद्राओं को देता था। और इसके साथ ही साथ महमूद गवाह ने आगे देखिए यहाँ पर सैनिकों को जागीरों के स्थान पर नगद वेतन दिया और उनमें अनुशासन का निर्माण किया। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, और इसके साथ ही साथ भू राजस्व प्रणाली में सुधार कर मदरसों का निर्माण किया। और जो जमीन का जो टैक्स लिया जाता था उस समय, उसमें सुधार कर और अरबी फारसी भाषा बोलने के लिए महमूद गवाह ने अनेक मदरसों का निर्माण करवाया। और आगे देखिए यहाँ पर महमूद गवाह के बाद सरदारों में गुटबंदी होने लगी। महमूद गवाह के शासनकाल के बाद विजयनगर और बहमनी राज्य में संघर्ष बढ़ने लगे, क्योंकि विजयनगर और बहमनी दोनों राज्य अगल बगल ही थे, दोनों में संघर्ष बढ़ने लगे। वहाँ के अधिकारी राजा की बात नहीं मानकर स्वतंत्रता पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार यह जो विजयनगर और बहमनी राज्य थे, इसमें आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही और इमाद शाही, ये 5 भागों में यह बहमनी राज्य बट गया। इस प्रकार से बहमनी राज्य का अंत हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो के माध्यम से हमने यह जो उत्तर की सुल्तान शाही, विजयनगर राज्य, राजा कृष्णदेव राय और बहमनी राज्य के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को देखिए आप और अच्छे से समझिए, और इस पाठ के बचे हुए भाग को हम दूसरे पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।